हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विद अजीत के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं हर्ट, और हर्ट में विशेष करके ये वीडियो हमारे एक क्वेश्चन के ऊपर है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि बराबर देखता हूं कि बराबर टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन बना है, और उसमें बात आती है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम को लेकर के हर्ट के निरपेक्ष में जब क्वेश्चन बनता है तो हमें बहुत कंफ्यूज करता है। चलिए आज हम उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं और कहाँ पे किसकी क्या भूमिका होती है इन तीनों तत्वों को लेकर के। सबसे पहले देखिए, हर्ट की हमने संरचना बना रखा है, जो कि आप पहले से जानते होंगे। हर्ट की संरचना की बात करें तो आपके हर्ट जो होता है एक बंद मुट्ठी के समान होता है। हर्ट एक बंद मुट्ठी की संरचना रखता है, और आपको पता है इसको 4 भाग होते हैं। 4 भाग यानी कि जो ऊपर का होता है आपका अलिंद, और नीचे का जो पार्ट होता है नीलय। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे, ऊपर का अलिंद, बायां दायां, और यहाँ पे बायां दायां, अलिंद नीलय। इसकी बात आती है, ये तो हमारा डिवाइड हो गया। यहीं पे मांसपेशी जो इसको डिवाइड करती है 4 भाग में, ऊपर नीचे और बीच से दाएं बायां और ऊपर नीचे, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि अलिंद और नीलय। तो मांसपेशी जो इसको डिवाइड करने का काम करती है उसका नाम है सेप्टम मांसपेशी। कौन सी मांसपेशी है? सेप्टम। इसको याद रखिएगा, सेप्टम मांसपेशी। अब देखिए, यहीं पे एक और कन्फ्यूजन होता है। हम लोग भूल जाते हैं कि ये दायां अलिंद, ये बायां अलिंद, और हमको ये भी पता है अगर कोई भी निर्जीव वस्तु है तो उसका दायां बायां हमारा दायां बायां होता है। लेकिन हम लोग हर्ट को देखते हैं कहीं कॉपी में, बुक में, श्यामपट्ट पे, व्हाइट बोर्ड पे या सीडी पे, तो हम फ्रंट से देखते हैं तो देखते हैं हमारा जो बायां होता है वो उसका दायां होता है, जो हमारा दायां वो उसका बायां होता है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग यहीं पे देखेंगे, जो हर्ट है वह किसी व्यक्ति का भाग है, किसी व्यक्ति के शरीर का एक अंग है, ऑर्गन है। यानी कि उस व्यक्ति का दायां बायां हर्ट का दायां बायां होगा। यहीं पे क्लियर हो जाएगा। जब कोई किसी व्यक्ति के हम आमने सामने खड़े होते हैं तो हमारा दायां उस व्यक्ति का बायां होता है। वही चीज़ यहाँ पे हर्ट में होती है। कैसे हो गया? क्योंकि वह किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर है, तो उस व्यक्ति के दाएं बाएं के अनुसार हर्ट का दायां बायां होगा। कंफर्म हो गया होगा, आप भूलेंगे नहीं। अब देखिए, जो हमारी बात थी सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। सोडियम की बात आती है तो सोडियम का संबंध कहीं ना कहीं बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर से है, जो 120/80 होता है। यहीं पे देखिए एक कन्फ्यूजन होता है बीपी को लेकर के और ब्लड शुगर को लेकर के। ब्लड शुगर की बात आती है तो उसका 80/120 होता है, और जबकि बीपी की बात होती है तो 120/80 होता है। 120 सिस्टोलिक बोलते हैं और जो 80 होता है डायस्टोलिक बोलते हैं। चलिए थोड़ा सा संरचना को देख लेते हैं। ये देखिए, हम सामने खड़े हो गए। जो हमारा दायां होगा इसका यह बायां होगा, जो हमारा बायां इसका यह दायां होगा। यानी कि ये आपका हो गया बायां अलिंद, और यह हो गया दायां अलिंद, यह हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, यह हो गया राइट वेंट्रिकल। और कौन सी मांसपेशी को डिवाइड करिए? एक यहाँ से और एक आपकी यहाँ से डिवाइड करिए। इस मांसपेशी का नाम होता है सेप्टम मांसपेशी। अब देखिए, इतनी बात हो गई। और यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। इन्फीरियर वेना कावा हार्ट के निचले हिस्से से अशुद्ध रक्त को आपके दाएं अलिंद में पहुंचाने का काम करता है। जबकि जो सुपीरियर वेना कावा होता है, यानी कि हार्ट के ऊपर, यानी कि आपका गला हो गया, मस्तिष्क हो गया, वहाँ से जो अशुद्ध रक्त है उसको आपके दाएं अलिंद में लाने का कार्य करता है। यहीं पे आप लोग देखेंगे एक धमनी बनी है जिसको कोरोनरी धमनी के नाम से जाना जाता है। ये आप देख रहे होंगे कि यह धमनी जो आपकी बनी है
यह कहीं ना कहीं आपके दाएं अलिंद में बनी है, दाएं अलिंद में बनी है। और उस धमनी का नाम क्या है? कोरोनरी धमनी। कोरोनरी धमनी ही जो हमारा हार्ट है, उस हार्ट में ब्लड की सप्लाई यानी कि रक्त को पहुंचाने का काम करती है। कोरोनरी धमनी हार्ट को ब्लड पहुंचाने का कार्य करती है। अब जब कोरोनरी धमनी हमारे राइट ऑर्टिकल यानी कि दाएं अलिंद से जुड़ी है और हमें पता है कि इसमें अशुद्ध रक्त आ रहा है, तो इस धमनी में भी कौन सा रक्त बहेगा? अशुद्ध रक्त। और यही अशुद्ध रक्त आपके हार्ट को सप्लाई होता है। यानी कि हमारे हार्ट में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो इसका एक जवाब होगा, हमारे ब्लड में जो ब्लड की सप्लाई होती है वह हमेशा अशुद्ध रक्त की होती है। यहीं पे एक चीज़ जान लीजिए, जो नवजात शिशु होता है, जो गर्भ के अंदर पल रहा होता है, उसके हार्ट में जो ब्लड की सप्लाई होगी वो मिक्स होती है। क्योंकि मिक्स होने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे एक छिद्र है, एक छिद्र यहाँ पे है जिसे हम लोग फोसा ओवलीज के नाम से जानते हैं। फोसा ओवलीज के नाम से जानते हैं। और जब बच्चे का जन्म होता है और बच्चा प्रथम बार होता है, तो उस दौरान उसके फेफड़े में हवा जाती है। उसके पहले जो बच्चे का फेफड़ा होता है वह संकुचित होता है, सिकुड़ा हुआ होता है। लेकिन जब प्रथम बार वह सांस लेता है तो उसका फेफड़ा लंग्स से एकाएक फूल जाता है और उसको दर्द होता है, वह रोने लगता है। तो यहीं पर थोड़ा सा फेफड़े के बारे में जान लीजिए, फिर बताते हैं। सुन लीजिए पहले इसको। जब बच्चा प्रथम बार सांस लेता है तो यही जो हमारा छिद्र है, जो फोसा ओवलीज के नाम से जाना जाता है, यह छिद्र बंद हो जाता है। यदि बच्चा जन्म के समय नहीं रोता है, तो देखा जाता है कि यह छिद्र पूर्ण रूप से बंद नहीं हो पाता है और इसी को हम कहते हैं बच्चे के दिल में छेद है। और वह कुछ नहीं है बल्कि आपका फोसा ओवलीज का ना बंद होना ही दिल का छेद कहलाता है। और जब तक यह था तब तक यह जो है आपके दाएं अलिंद और आपके बाएं अलिंद को कनेक्ट कर रहा था, यानी कि शुद्ध और अशुद्ध रक्त को मिलाने का कार्य कर रहा था। अब देखिए, जब बच्चा प्रथम बार सांस लेता है तो उसका जो लंग्स होता है, फेफड़ा होता है, वह फूल जाता है और जिसके कारण बच्चे को दर्द होता है और वह रोने लगता है। यहीं से क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा फेफड़ा होता है, हम लोग सांस लेते हैं तो एक बार सांस लेने के दौरान कितनी गैस को हम इनलेट करते हैं, अंदर लेते हैं? तो उसका जवाब होगा 500। लेकिन जब बच्चा प्रथम बार सांस लेता है तो उसका फेफड़ा फूल जाता है और फूलने की क्रिया के दौरान उसके अंदर जो व्यवस्था होती है वहाँ पे गैस रुक जाती है। और ये क्वेश्चन पूछता है कि हमारे फेफड़े के अंदर हमेशा, चाहे आप सांस छोड़ दिए हों, चाहे आप इनलेट किए हों, हमेशा कितनी गैस संग्रहित रहती है? तो जवाब होगा 1200 ml। वैसे तो 1180 ml होता है, लेकिन समथिंग 1200 के पास है, तो हम 1200 को याद रखेंगे। हमेशा ऑल टाइम हमारे फेफड़े में जो वायु है वह 1200 ml संग्रहित रहती है। तो अगर हमारे फेफड़े की कैपेसिटी पूछा जाए आपसे तो वह कितनी हो जाएगी? 1200 तो ऑलरेडी संग्रहित करके रखा है और 500 ml जो हम बार बार सांस को ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, यानी कि हमारे जो फेफड़े की अगर कैपेसिटी को कोई पूछ ले तो 1200 और प्लस 500 यानी कि 1700 हो जाएगी। और यही फेफड़ा ब्लड के प्योरीफिकेशन का काम करता है, यानी कि ब्लड को शुद्ध करने का काम करता है। और ब्लड शुद्ध होने का तात्पर्य क्या है? कि ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना। यहीं से कॉन्सेप्ट बन जाता है शुद्ध रक्त किसे कहते हैं, अशुद्ध रक्त किसे कहते हैं। तो शुद्ध रक्त वह रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। अशुद्ध रक्त की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। और उन्हें प्योरीफिकेशन का कार्य कौन करता है? तो आपका फेफड़ा करता है। और जो भी आपका अस्थमा होता है, यानी कि निमोनिया हो जाए तो इससे प्रभावित जो अंग होता है वो आपका फेफड़ा होता है। और कोरोना जो आपकी बीमारी वर्तमान में अभी ये बीती है, महामारी थी, तो वह आपका कौन सा था? उसमें आपका जो प्रभावित अंग था वह लंग्स था। कोरोना जो था विश्वमारी था, यानी कि पैंडेमिक था। चलिए, तो इतनी बात हो गई। अब देखिए, यहाँ पे होता है एक जो हमारा दायां अलिंद होता है, उसके कहीं ना कहीं ऊपरी भाग में एक छोटा सा पॉइंट होता है
एक यंत्र होता है जिसको हम लोग SA नोड के नाम जानते हैं। अगर हम SA नोड की फुल फॉर्म की बात करें तो साइनो एट्रियल नोड, यही साइनो एट्रियल नोड जो है SA नोड है, यही हमारे हार्ट को प्रथम बार कंपित करने के लिए, जो उसकी पंपिंग की क्रिया को संचालित करने के लिए विद्युत तरंग को छोड़ता है। यानी कि हार्ट के संचालन को प्रारंभ करने के लिए कौन जिम्मेदार है? SA नोड, साइनो एट्रियल नोड। SA नोड हो गया हार्ट के संचालन के लिए। और यहीं पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे इसके निचले हिस्से पे आप लोग देख रहे होंगे AV नोड, जिसको आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के नाम से जाना जाता है। जब कभी भी SA नोड प्रभावित होता है तो वहाँ पे उसको मैनेज करने का काम AV नोड के द्वारा किया जाता है, और उस समय जो हमारी BP होती है, जो हमारी हार्ट बीट होती है, जो पल्स रेट होती है, जो गिर जाती है 40 से 45 लगभग इसका AV होता है उस स्थिति में। तो अब यहीं से जान लेते हैं हम लोग हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। जो सोडियम है वह BP को मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, लेकिन जो पोटेशियम है, पोटेशियम की आवश्यकता आपके SA नोड को हुआ करती है। SA नोड यानी कि इसको पंप कराने वाला जो आपका एक यंत्र है जो कि विद्युत तरंग को छोड़ता है, उसे किसकी आवश्यकता हुआ करती है? पोटेशियम। वहाँ से वह तरंग छोड़ता है, उसके बाद जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं हार्ट की मांसपेशियों में संकुचन प्रकुचन की क्रिया होने लगती है। यानी कि वहाँ से SA नोड के द्वारा विद्युत तरंग को छोड़ा जाएगा, और उसके बाद कार्य कौन करेगा? हमारी हार्ट की मांसपेशियाँ। जब पंपिंग की क्रिया मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो उसको संचालित किया जाता है, तो इसको मायोजेनिक के नाम से जाना जाता है। और इसके लिए SA नोड के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है, लेकिन जो हमारी मांसपेशियां संकुचित हो रही हैं, संकुचन प्रकुचन की क्रिया हो रही है, इनमें संकुचन प्रकुचन की क्रिया अच्छे से हो, इसके लिए इनको मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। यानी कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। पोटेशियम SA नोड को चाहिए, और मैग्नीशियम आपके हार्ट की मांसपेशी को चाहिए, और आपका जो सोडियम है वो BP को मैनेज करने के लिए चाहिए। यहीं पे एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, जब BP की बात आती है तो उसके लिए हमने देखा सोडियम, और सोडियम को पता है कि सोडियम क्लोराइड NaCl आपका नमक है। जब BP गिर जाती है प्राथमिक उपचार के समय, यदि हम किसी भी व्यक्ति को नमक खिला दें, उस तरह से बहुत कड़वापन, उसको क्या कहेंगे, जो है लवणता लिए होता है, तो इनलेट करना काफ़ी थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है। लेकिन अगर उसको किसी में पैक करके, जैसे कि हम कैप्सूल ले लें जिसमें आपकी गैस की दवा आती है, उसको खोल ले, दवा गिरा करके उसमें नमक भर लें, और व्यक्ति इनलेट कर ले, खा ले, तो वहाँ पे जाके, क्योंकि पता हमें है, जो आपका क्वेश्चन बनता है देखिए इससे, कि जो हमारे कैप्सूल होते हैं उनकी जो कवरिंग होती है किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है, और उसी कैप्सूल में हम नमक को भर के इनलेट कर लें, खा लें, तो वह जो है सेलुलोज गल जाता है, और वह नमक हमारे आमाशय में पहुँच कर गल कर वह BP को बढ़ा देता है। लेकिन यहीं से जान लीजिए, अगर BP बढ़ जाए तो तत्काल उसको कंट्रोल करने के लिए यदि हम किसी व्यक्ति को चाय पिला दें, काफ़ी पिला दें, तो होता क्या है इस कंडीशन में? हम लोग देखते हैं पॉलीयूरिया, पेशाब का अधिक होना, तो व्यक्ति को पेशाब लगेगी, और हमें पता है कि वह ब्लड से छनेगा, और ब्लड में ही हमारा क्या उपस्थित है? सोडियम। वहाँ से सोडियम निकल जाएगा, और व्यक्ति की BP कुछ कंट्रोल हो जाएगी, और आप इसको डॉक्टर के यहाँ पहुँच सकते हैं। तो शायद आपको सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम समझ में आ गया होगा इसकी कार्य, और हमारा इस वीडियो का उद्देश्य यही था कि आपको इसके बारे में बताना। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा लंग्स के बारे में भी चर्चा किया। अच्छा, आपसे अगर मैं लंग्स की बात करूँ तो आपसे यहीं पर कोई क्वेश्चन पूछता है कि लंग्स का भार कितना होता है? लगभग 1200 ग्राम।
और एक क्वेश्चन और पूछता है, उसकी लंबाई को लेकर क्वेश्चन पूछता है। तो लंबाई से लेकर जब क्वेश्चन पूछता है तो उसकी लंबाई 27 सेंटीमीटर, ठीक। और यही जो है गैसों का आदान प्रदान लंग्स के माध्यम से होता है, यही ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है। तो चलिए, ये हमारा आपके साथ एक छोटा सा प्रयास। यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपनों को भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, यदि आपको समझ में आ गया हो तो एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए, जो हमारे मनोबल को बढ़ाए, जिससे मैं आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।